हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर गॉसेस लॉ, ये जिसे गॉसेस थ्योरम या गॉसेस रूल भी हम कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो गॉसेस लॉ क्यों यूज होता है, इसको समझने से पहले, है ना, हम कुछ पहले पढ़े हुए पॉइंट्स रिकॉल करें। जैसे हमने पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम किसको बोलते हैं, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला निकाला था। जैसे हमने माना था बच्चों कि हमारे पास कोई एरिया है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने पर उस पर यहाँ पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक छोटे से सरफेस से लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला था जो ई डी एस कॉस थीटा। ये अगर परपेंडिकुलर रखा हो तो ये होता है ई डी एस, जहां ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस होगा उस सरफेस का एरिया, है ना, थीटा होगा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, है ना, ये हमने पढ़ा है। ओके, एक छोटा सा एरिया हो तो उससे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो हम एक क्लोज सरफेस की, ठीक है ना, मतलब हमारे पास सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है। तो अब हमने कहा कि हमारे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, और इसके अंदर कोई किसी पॉइंट पर कहीं पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं पर। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, है ना, और इसके सरफेस के सभी, ठीक है ना, सभी तरफ से वो बाहर आएगा। ये ऐसा है ना, हमने ऐसा रैंडम बना दिया, ठीक है। तो अब इस क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसकी मेथड क्या है, उसकी मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है कि अगर हमें किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए हम क्या मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। इसके लिए जो हम छोटे छोटे से एलिमेंट को, मतलब जो हमारा सरफेस है उस सरफेस को क्लोज सरफेस, क्लोज से मतलब जो ऐसे मान लो एक बॉक्स है किसी तरह का, है ना, इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हम उस सरफेस को छोटे से, पूरे सरफेस को, एंटायर सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम उस सरफेस में छोटे छोटे से एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, है ना। और ठीक है ना, किसी इस तरह से जो हमारी कोशिश ही रहती है कि हम ऐसे एलिमेंट कंसीडर करें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ जाए। अदरवाइज, ठीक है ना, किसी भी एंगल पर वो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम। तो हम इस एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, है ना, इसको हमने बोल दिया d∅1। ओके, फिर यहाँ एक एलिमेंट ले लेंगे, हर जगह जो कंटिन्यूअस एलिमेंट्स हम लेते चलेंगे, फिर इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे d∅2, फिर इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हम इस पूरे एलिमेंट, पूरे क्लोज सरफेस पे छोटे छोटे से एलिमेंट कंसीडर करेंगे और एक एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, है ना। और अगर हमारा सरफेस सिमेट्रिकल हो, मतलब सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट के थ्रू क्या निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, छोटे एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल कर उसका समेशन कर देगी। मतलब छोटे एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मान लिया d∅ है, तो पूरे एंटायर सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम निकालने के लिए उस छोटे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस कैसा निकाला जाएगा, मेथड समझ में आई, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस, मेथड समझ में आई। तो क्या करना है, उस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे से एलिमेंट्स में बांट लेना है और उन एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक छोटे एलिमेंट्स के थ्रू है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो छोटे एलिमेंट के लिए है, तो हम छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए ही पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमको किससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, ये बात हो गई किससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। किससे बात हो रही, क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब छोटे एलिमेंट के थ्रू निकालेंगे फिर सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये मैथमेटिकल प्रोसेस हुई। लेकिन अब आते हैं जो हमारे पास गॉसेस थ्योरम पर, ठीक है ना।
गॉसेस थ्योरम ने हमारा जो काम एक आसान कर दिया। जैसे हम यहाँ इतनी बड़ी मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई कर रहे थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे, फिर ऐड कर रहे थे। अब गॉस ने जो हमको क्या करके दे दिया, यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल कर दे दिया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, उस सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब हमको जो यहाँ गॉस ने है ना एक बहुत आसानी करके दे दी कि हमें एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हमें ये एक मैथमेटिकल अप्रोच ना लगाते हुए डायरेक्ट हम उसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट है गॉसेस थ्योरम का, कि आप किसी भी तरह किसी भी शेप का क्या ले लो, यहाँ पर किसी भी शेप का क्लोज सरफेस ले लो। किसी भी शेप से मतलब परफेक्टली स्फेरिकल हो, जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल हो, नॉन ज्योमेट्रिकल हो, ऐसा। तो इनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस थ्योरम हमको क्या बोलती है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास उस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, है ना। तो आया जो गॉस थ्योरम का यूज कहां पर है, किसी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो वहां हमारे पास गॉस थ्योरम का यूज होता है। तो गॉस थ्योरम हमको क्या बताती है, किसी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताती है। अब वो वैल्यू कितनी होगी, तो अभी हमने समझा उस सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज, अंदर वाला चार्ज, सरफेस के अंदर वाले चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो यही हमारी गॉसेस थ्योरम की क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। ओके, तो आया समझ में, जो डेफिनेशन भी दे दोगे आप। पहले तो ध्यान रखो कि गॉसेस थ्योरम क्या बताती है, किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताती है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। इसी को आप डेफिनेशन में लिख दोगे, है ना। क्या लिखोगे, इसी सब जो डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या है ये, इसी को डेफिनेशन में बोलना है। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये डेफिनेशन बन गई। यहाँ हमने इसको वर्ड में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/0 इनटू चार्ज इनसाइड द सरफेस 1/ε0 इनटू क्यू, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस को हम इससे भी दिखाते हैं, है ना, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है ना। इसको भी जो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ये तो हमको पता है ये इंटीग्रल का साइन है, ओके, इंटीग्रल का साइन है, और ये लगा दिया तो क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज सरफेस की बात हो रही है तो क्लोज इंटीग्रल, है ना। और कैसा इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। क्योंकि जनरली भी आप इसको लाइन इंटीग्रल भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं कहीं जगह जो इस सिंबल की जगह ऐसा भी यूज होता है, ऐसा सिंबल भी यूज होता है ना। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लोज हमने इंटीग्रल ऐसा आएगा या ऐसा साइन आएगा, कुछ नहीं। वो सिर्फ क्या दिखाने के लिए है, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाने के लिए, है ना, सॉरी इंटीग्रल टोटल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमने इस साइन का यूज किया, कहीं कहीं आप ऐसा लिखा हुआ भी देखोगे, ठीक है ना। मतलब ये बातें क्लियर कर लेते हो, क्योंकि हम डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नोटेशन पाओगे, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ये ईडीएस, कहीं पर आप ऐसा नोटेशन भी पाओगे, ओके। तो ये भी सरफेस इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है, ये भी क्लोज इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है, सरफेस, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई नोटेशन की, कंफ्यूज नहीं होना हमको नोटेशन देखकर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते क्लोज सरफेस is equal to the q/ε0, है ना, where ε0 is a permittivity of air and its value is 8.86 10 to the minus 12, है ना। ये तो हमने देखा है पहले। अब देखो, इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है। ये जो बात हमने कही है कि किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही होगा, इसको प्रूफ करके हमको दिखाना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो हम किसी भी शेप का सरफेस लेकर, है ना, किसी भी शेप का सरफेस लेकर, ऐसे ऐसे सरफेस लेकर, फिर वो सॉलिड एंगल वाली कॉन्सेप्ट से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सॉलिड एंगल वाली, है ना। मतलब अब ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ आपको,
कि कई बुक्स में जो आप ये सॉलिड एंगल वाली कॉन्सेप्ट से प्रूफ हुआ देखोगे, है ना, और कहीं पर जो एक सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो प्रूफ कोई भी मेथड से कीजिए जो एप्लीकेबल। एग्जाम में अगर आप सॉलिड एंगल वाली मेथड से लिखते हो तो भी एप्लीकेबल है, इस मेथड से लिखते हो तो भी चलेगा, है ना। तो मेथड से कंफ्यूज नहीं होना है यार, हमारी बुक में ऐसा मेथड है और ये वाली ऐसी मेथड है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं इस थ्योरम को। तो हमने यहाँ पर आसानी के लिए जो एक कैसा सरफेस लिया है, सिमेट्रिक, एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, ठीक है ना। तो हमने क्या माना, चलो जो हमने माना है अब वो देखो। कंसीडर देयर ए पॉइंट चार्ज Q is placed at the center O of an spherical surface of radius R, ठीक, through which the electric flux total linked with the surface, we have to find the total electric flux linked with the surface। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, है ना। तो अब हमने क्या देखा अभी इससे पहले मेथड, कि अगर हमें क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और एलिमेंट लेकर उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो समझना यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, हमने जो माना है पहले वो देख लो। माना हमने कि हमारे पास स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस R है, उसके सेंटर O पर पॉइंट चार्ज Q रखा है, और इस के सरफेस पर पॉइंट P के अराउंड में, ठीक है ना, कोई एरिया एलिमेंट है जिसका एरिया हमने ds से शो किया है, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। ये हमने माना है। क्या माना, लेट देयर बी ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर O ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, of radius R, and we have to find the electric flux, total electric flux in the spherical surface, for which we consider an area element of area ds about the point P, where the direction of electric field intensity and area vector are in same। ओके, और ये बच्चों मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। मतलब सबसे पहले बच्चों हम हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम कोई डेरिवेशन सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेशन प्रूफ करते हैं, तो उस डेरिवेशन को लिखने का तरीका ये होगा बच्चों कि आपने जो माना है डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए, इक्वेशन प्रूफ करने के लिए, उसमें ये बात पहले लिख देनी चाहिए, जिसे हम उसकी स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट में जो मैंने यहाँ लिख दिया है, जो हमने माना है वही लिखा है। क्या है, लेट ए पॉइंट चार्ज Q is lies at the center O of a spherical surface of radius R, and we have to find the total electric flux with the surface, ठीक है, for which we consider an element of area ds on the surface around the point P, where the intensity of electric field and area vector are in same direction, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पर। फिर इसका प्रूफ हम देखते हैं ना, छोटा सा प्रूफ है बच्चों, बहुत इजी है। चलिए इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे इसको प्रूफ करते हैं। ओके, चलिए बच्चों ना, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, तो अब देखना जो प्रूफ भी बहुत इजी है, ठीक है ना। अब यहाँ स्टेप समझ लो कि क्या करना है हमको। अभी हमने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है क्लोज सरफेस से, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, है ना। तो हम पहले एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, d5 से दिखा दे रहे हैं हम। समझना, स्टेप समझ लो, आपको बहुत इजीली आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो पहले हम एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। जो एलिमेंट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है EdS cos थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो EdS आएगा। ओके ना। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रल कर देंगे d5 का, ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे ऐसे सब, है ना, इस तरह से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि अगर हम ये जो पूरी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर में हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उस एरिया पर, उस पॉइंट पर एरिया के लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप सुनो, सबसे पहले हम डेरिवेशन की शुरुआत ही कहां से करेंगे, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी कहां पर निकालेंगे हम,
8 पॉइंट पी। बस बेटो इतनी बातें ध्यान में रख लो, बाकी फिर आप सब खुद कर सकते हो उसको। इंटेंसिटी निकालेंगे कहां पर, 8 पॉइंट पी को इसके थ्रू, पॉइंट चार्ज के थ्रू कितनी डिस्टेंस पर, 8 डिस्टेंस। ये हमारी पहली स्टेप। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द एलिमेंट, है ना, इतना आएगा। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द टोटल सरफेस, यहां पर किसकी वैल्यू पुट करोगे, ई की, ई बाहर आ जाएगा जैसे कांस्टेंट होगा तो यहाँ। अब यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम ऊपर लिखेंगे और ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस, इसकी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, जो कैंसिल आउट होगा उसके बाद ये बच जाएगा। आए स्टेप समझ में। सबसे पहले क्या शुरुआत करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना। देन हमने स्टेटमेंट लिख दी, डायग्राम बना लिया। अब क्या निकालना है, हम निकालना चाह रहे हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। किसके थ्रू कौन प्रोड्यूस करेगा, ये ड्यू टू चार्ज क्यू, है ना। वैसे अंडरस्टूड है, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां चार्ज क्यू ही है ना, पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। ओके, फॉर्मूला लिख दो इंटेंसिटी का, हम पॉइंट चार्ज के थ्रू निकाल चुके हैं, 1/4πε0। हमने एरिया का वैक्यूम माना है इसके अंदर, इसलिए 1/4πε0 आएगा उधर, ठीक है ना। और Q अपॉन R, इसके डिस्टेंस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब इसको दे दिया तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या निकालना है, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, ये नाउ द एरिया एलिमेंट ds, नाम लिख दें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल होगा, एलिमेंट से लिख दे तो छोटा सा एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा, इसलिए d5 से दिखा दिया। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ E ds cos थीटा, ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E ds। फिर यहाँ पर लिख सकते हो सिंस E एंड एरिया वेक्टर ds आर सेम इन डायरेक्शन, है ना। हमने सरफेस ही ऐसा माना है कि सिमेट्रिक माना है कि ए और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर थीटा इज 0। ओके, थीटा 0 हो गया, cos थीटा कितना हो गया यहाँ पर, है ना। चलिए ये इक्वेशन भी लिख के दिखा देते, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास d5 कितना हो गया, नाउ d5 इज इक्वल टू E ds cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द एलिमेंट कितना आ गया, E ds, ठीक है ना। अब हमको निकालना है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द एंटायर सरफेस, ठीक है। हेंस ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा एंटायर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लोअर इंटीग्रल ऑफ E, लोअर इंटीग्रल ऑफ d5, ठीक है। और नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d5, ठीक है, द इक्वेशन बिकम्स E ds, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, सिंस E इज ए कांस्टेंट, है ना, मतलब यहाँ E जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। मतलब हमने देखो जो भी हम एलिमेंट लेते चलेंगे, यहाँ एलिमेंट लेंगे, यहाँ मान लो यहाँ एलिमेंट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो सब जगह पॉइंट Q से डिस्टेंस, है ना, सेम रहेगी, R डिस्टेंस रहेगी, पॉइंट चार्ज Q भी वही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमने सरफेस ऐसा ही लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बना रहे हैं या यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म लिख दो या कांस्टेंट लिख दो, जो लिखना है लिख दो, ठीक है ना। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। ये अब ये देखो E की वैल्यू तो है हमारे पास यहाँ, ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds है, ये क्या बता रहा हूं उनको, वेयर, ठीक है, ds, ये क्या बता रहा है, ये जो
ds है एक एलिमेंट का एरिया, एक एलिमेंट का एरिया, और उसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन मतलब सभी एलिमेंट का एरिया, और सभी एलिमेंट का एरिया मतलब पूरे स्फेयर का एरिया। आया समझ में? ds मतलब एक एलिमेंट का एरिया, इंटीग्रेशन किया मतलब सभी एलिमेंट का एरिया, और सभी एलिमेंट का एरिया मतलब पूरे स्फेयर का एरिया, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ एंटायर स्फेरिकल सरफेस, या गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हो जो आप इसको, स्फेरिकल सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए जाने दो, गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब देखते हैं यहाँ गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं, मतलब जिस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना हो, हाइपोथेटिकल सरफेस, उसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो आप यहाँ गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए भी, देयरफॉर, ठीक है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड डी फाई डी एस, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू भी पुट करते हैं, है ना, ये यहां से 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके, और इधर ये इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं 4πr स्क्वायर, ठीक है ना, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4π कैंसिल, है ना, फाई क्या बचा हमारे पास 1/ε0, ओके, और इनटू में क्यू, ठीक है ना, ये फाई इज इक्वल टू क्यू बाय ε0, यही हमारा प्रूफ है, ओके, यही हमारी गॉसेस थ्योरम का प्रूफ। मतलब चार्ज अगर अंदर रखा हो तो किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, 1/ε0 टू द इनटू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, ये रहा उसका प्रूफ। ओके, चलिए ना नोट कीजिए। चलिए बच्चों ना, अब हम इसका एक स्पेशल केस देखते हैं क्यों, कि जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हुए थे क्लोज सरफेस, है ना, गॉसेस थ्योरम हमको क्या बोलती है कि कोई क्लोज सरफेस हो और चार्ज अगर उसके अंदर रखा हो तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस, इतना होगा, है ना। लेकिन अगर कोई सरफेस है और चार्ज बाहर रखा है तब उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो वैसे भी तो हम हमारी कॉन्सेप्ट से भी फील्ड से भी बता सकते हैं, हमने पढ़ी है वैसे भी जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी। तो देखो तो यहाँ पर कि जैसे ये चार्ज जो है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी, है ना, ठीक है ना, मतलब जितनी लाइंस यहाँ सरफेस से अंदर एंटर करेगी उतनी ही लाइंस यहाँ पर सरफेस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बाहर रखा हुआ हो तब, मतलब जितनी लाइंस सरफेस के अंदर एंटर करेगी लाइंस उतनी ही बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और बाहर एंटर करने वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं, जो लाइंस एंटर करेगी वो नेगेटिव, और बाहर निकलने वाली लाइंस को हम पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर ठीक है ना, 3 लाइन अंदर एंटर कर रही हो है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसे लिंक नेगेटिव होगा, और 3 लाइन बाहर निकल रही मतलब तो उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो अंदर एंटर करने वाली और बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक इससे कितना हो गया, 0 हो गया, ये हमको पता है। अब हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। मतलब जो गॉसेस थ्योरम है उसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर सरफेस चार्ज से बाहर रखा हो, और सरफेस जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो सरफेस के अंदर से प्रोड्यूस नहीं होता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, या चार्ज जो है आउटसाइड द सरफेस हो, तो सरफेस से लिंक, क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, है ना। तो सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस देन चार्ज, ठीक है ना, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक द क्लोज सरफेस इज 0, ओके। और अब हम उसको प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही गए, जितनी लाइन अंदर आएगी उतनी लाइन बाहर आएगी, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा, है ना। चलिए अब हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो प्रूव करके दिखाने के लिए हमने यहाँ मान लिया, लेट देयर इज एन सिलेंड्रिकल सरफेस ए बी सी हैविंग 2 सर्कुलर सरफेसेस ऑफ एरिया ds, है ना। मतलब 2 क्या है यहाँ पर,
सर्कुलर सरफेसेस हो गए बच्चों उसमें, तो उसके एरिया सेम मान लिया हमने BS एंड DS, एंड एक कर्व्ड सरफेस हैविंग एरिया DS1, एक कर्व्ड सरफेस माना है जिसका एरिया DS1 है ना। अब यहाँ पर हमें इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और कहाँ रखा है ये सरफेस, प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E which is produced by the point charge Q, ये हमने माना है। चलो पहले क्या माना है उसको एक बार देख ले, फिर लिखना। कंसिडर इन सिलेंड्रिकल सरफेस ABC having circular surfaces of area DS and curved surface of area DS1 placed in a electric field E which is produced by a point charge Q। ओके, ये हमने यहाँ लिख भी दिया है, ओके ना। चलिए ये स्टेटमेंट लिख दी हमने यहाँ पर, अब प्रूफ करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है बच्चों, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसमें कितने सरफेस हैं, 3 सरफेसेस हैं, 2 कर्व सरफेस है, तो हम इनसे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे पहले, है ना, इससे लेंगे, और 2 सर्कुलर सरफेस है, तो इनसे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर एक कर्व सरफेस है ऐसा, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल सरफेस से लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, है ना। अब फिर उनका सम कर देंगे, एलजेब्रिक सम, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि, तो दो सभी को जोड़ देंगे, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम किससे लेंगे, एरिया ए से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे एरिया बी से, एलिमेंट बी से, है ना, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम कर्व सरफेस सी से, ठीक है ना। नाउ ठीक है ना, देखिए आप, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with ठीक है ना, कैसा सरफेस है ये, सर्कुलर सरफेस ए, ठीक है ना। तो इसको हमने तो फाई ए से इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना, फाई ए से बता दिया। और फॉर्मूला क्या है, छोटा सा सरफेस है ये ना, तो इसलिए EBS cos थीटा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EBS cos 180, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे जा रही है, एरिया इधर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया जो, सिंस E एंड DS आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ये लिख सकते हो आप, नहीं तो अंडरस्टूड है वो तो डायग्राम देखकर। देयरफॉर फाई थीटा इज इक्वल टू 180, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या हो गया, P फाई ए का EBS cos 180, है ना, एंड cos 180 इज इक्वल टू -1, तो फाई ए इज इक्वल टू EBS, ओके। ये -1 हो जाएगा यहाँ, फाई ए आप लिख दोगे तो यहाँ पर -EBS, ये आ गया फाई ए, ठीक है ना। फिर आप किससे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, अंडरस्टूड कर लेना तो स्पेलिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ सरफेस बी, है ना, ये भी सर्कुलर सरफेस है, सरफेस बी से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, फाई बी से बता दिया, फॉर्मूला लगा दो, EBS cos थीटा, है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो फाई बी सिंस E and DS are same in direction, डायरेक्शन में सेम है, तो फिर यहाँ पर थीटा हम रखेंगे 0, कॉजेज भी लिखते जा रहे हैं। फाई बी हो गया हमारे पास EBS cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है। फाई बी इज इक्वल टू EBS, है ना। यहाँ लिख देना रीजन, सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1, अंडरस्टूड है, तो ये फाई बी आ गया, ठीक है ना।
फिर सिमिलरली तो यहाँ पर है ना एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कर्ड सरफेस सी, कर्ड सरफेस सी, सी से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो फाई सी लिख दिया हमने इसको, इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा से। अब यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर है उसका, ठीक है ना, एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ डी एस वन लिखेंगे, ठीक है ना, ई डी एस वन, ठीक है। तो सिंस ई एंड ई एन डी एस वन आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अंडरस्टूड कर लेना, परपेंडिकुलर, देन थीटा इज इक्वल टू 90 एंड फाई सी इज इक्वल टू ई डी एस वन कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई सी इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ लिख देना कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये आ गया जो, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमको यहाँ पर, है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एंटायर सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ एंटायर सरफेस, ठीक है, यहां से लिख देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, फाई से बता दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो सभी तीनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम होगा, फाई ए फाई बी प्लस फाई सी, ठीक है ना, तीनों का सम कर दो आप। तो यहाँ देखो वैल्यू रखते जाओ, यहाँ कितना आ जाएगा, फाई ए कितना है, ओके, फाई ए भी तो यहाँ लिख देते, चलिए यही लिख देते, फाई ए कितना है हमारे पास, माइनस ई डी एस, माइनस ई डी एस, फाई बी ई डी एस, ओके, और फाई सी कितना है 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास 0, ओके, ये रहा उसका प्रूफ, है ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सरफेस, है ना, इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द क्लोज सरफेस इज 0, वो तो हमने पहले फील्ड से समझ ही चुके थे तो, लेकिन हम यहाँ उसको प्रूफ भी कर दिया मैथमेटिकली, ठीक है ना। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, ओके। ओके, इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो हम कि गॉस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं कहीं पर, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ यूजफुल है और कब यूजफुल नहीं है, मतलब एप्लीकेशन उसको अप्लाई करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो पॉइंट्स हम देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करते हैं गॉसियन सरफेस की, हमने यहाँ वर्ड यूज किया है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर, तब जिससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना हो उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये हमारे पास एक चार्ज है, ओके, तो वो चार्ज के पास जो हमने एक सरफेस मान लिया, है ना, हाइपोथेटिकल, मतलब हम खुद कंसीडर कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि वहाँ सरफेस फिजिकली होना चाहिए। तो हमने कहा कि एक सरफेस है, हाइपोथेटिकल है, तो इससे लिंक हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस कहलाएगा, ओके। तो गॉसियन सरफेस मतलब हमने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम क्या बताती है हमको, क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताती है। तो जो क्लोज्ड सरफेस है हमारा, जिससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें मिलती है, वो क्लोज्ड सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर अब देखिए गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल हो सकता है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जो वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, है ना, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन इजीली करना चाह रहे हैं, ये देखो जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि चार्ज क्यू है ना, ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, ये हमने क्या बोलते हैं, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा,
तो हमने इसके चारों तरफ कैसे सरफेस कंसीडर कर लिया, है ना, हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया। तो स्फेरिकल सरफेस मतलब यहाँ पर सभी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस r थी ऐसे, तो सरफेस के सभी पॉइंट पर E कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। अब देखो तो यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ठीक है ना, या तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब हम जो सरफेस ले रहे हैं वो सरफेस सिमेट्रिकल लेने की कोशिश करें उनको, ठीक है ना। सिमेट्रिक लेने से हमारा फायदा क्या हो जाएगा उसका समझना। अब जैसे देखो, मान लो अगर हमने ऐसा सरफेस लिया तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया हमने यहाँ पर, और ठीक है ना, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास EdS, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसका हम इंटीग्रल कर देंगे। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो हमने मतलब सरफेस ऐसा लिया है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दिया और सिर्फ इतने का इंटीग्रेशन कर दिया। इतने का इंटीग्रेशन मतलब जो सरफेस है उसका एरिया रख दिया पूरे का, तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा ये इस तरह से, है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ओके ना। लेकिन अगर मान लो जो यही चार्ज Q चार्ज के आसपास अगर हम ऐसा फील्ड ले लेते, ऐसा सरफेस ले लेते, तो क्या होता। अब देखो आप खुद ही कंसीडर करो, यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ डिस्टेंस अलग है, ठीक है, यहाँ पर जो एरिया की डायरेक्शन मान लो E इधर आ गई, ये एरिया इधर आ गया, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में आ गए यहाँ, तो ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक, यहाँ एक और एरिया ले लो, तो इस एरिया की एरिया वेक्टर इधर आ गई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई, मतलब यहाँ दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो क्या ये वाला कैलकुलेशन इस केस में कैलकुलेशन और इस केस में कैलकुलेशन इजी होता, कौन से में इजी होता मुझे। यहाँ हमने क्या देखा, इसमें कैलकुलेशन करने के लिए हमने सिर्फ क्या किया, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रल कर दिया पूरे का, क्योंकि सब एक जैसे थे, सारे कंपोनेंट एक जैसे थे, तो हमने सबको एक ही, है ना, यहाँ पर E कांस्टेंट हो गया, सब जगह पर E बाहर निकाला, ये मैथमेटिकली इजी हो गया, मैथमेटिकली इजी हो गया हमारे लिए केस। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट है ना, मतलब यहाँ इसकी डिस्टेंस अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, एरिया वेक्टर और इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो फिर हमें यहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करते चलना पड़ेगा। फिर हम यहाँ डायरेक्ट उसको ऐड और नहीं कर सकते, यहाँ कुछ ले लो, तो यहाँ डायरेक्शन इधर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और एंगल पर आ गया, 90 पर, 30 पर, 60 पर, तो हर केस में यहाँ डिस्टेंस अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, मतलब हमको यहाँ कितनी लंबी प्रोसीजर करनी पड़ेगी समझना, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस अलग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेपरेटली कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट जो हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो एंगल की वैल्यू भी अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास, हम यह गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इस केस में ये यूजफुल नहीं होगा, मतलब मैथमेटिकल प्रोसेस हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। तो गॉसियन सरफेस जो अगर हम कहीं पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम जो सरफेस लेंगे वो ऐसा सरफेस ले कि वो सिमेट्रिक रहे, चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारा आगे की मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको ज्यादा ना करना पड़े, इजी रहे हमारे लिए, ठीक है ना। और सरफेस ऐसा रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहे इस पर, ईच पॉइंट ई मस्ट बी सेम, है ना, सेम होना चाहिए, नहीं तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये उसी के अप्लाई करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हम कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम नहीं हुआ तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे अभी हमने इसको कितनी जल्दी प्रूव कर दिया, ये देखो, ये वाले को कितनी जल्दी प्रूव कर दिया, लेकिन अगर मैं आपको यही वाला सरफेस देता है ऐसा, तो क्या फिर आप इस तरह से इजीली प्रूव कर पाते फिर, मतलब यहाँ इस तरह का जो सरफेस अगर हम बनाएंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वहां हम अप्लाई कर तो सकते हैं, गॉस थ्योरम वहां तब भी वैलिड है, लेकिन यूजफुल नहीं है। यूजफुल से मतलब बहुत लेंथी चली जाएगी कैलकुलेशन, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम या सरफेस और जो भी लेना चाह रहे हैं, सरफेस हम ऐसा ही ले हमेशा
कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम आ जाए, या थीटा इक्वल टू 0 आ जाए, या इस तरह से लें कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाए 90 आ जाए। मतलब इस तरह का सरफेस कंसीडर हम करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारा जो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बीच की वैल्यू अगर कोई हो, जैसे यहाँ में जो मान लो EDS cos 0 रहा, तो EDS सीधे आंसर आ जाएगा, EDS cos 90 रहा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास EDS cos 30 या 45 रहा, तो फिर यहाँ बीच की वैल्यू आ जाएगी EDS 1/√2। तो हमारा कैलकुलेशन नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना, डिजिट बढ़ते जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम ऐसा सरफेस चुनेंगे तो जब भी हम कोई सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड कुछ, तब ये हमारे पास ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा सरफेस लेंगे कि जहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाए, और जो भी हम इलेक्ट्रिक किसको बनाएंगे, गॉसियन सरफेस को बनाएंगे। जैसे मान लो जो हमने कहा ये एक चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, है ना। ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास, और एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये सब मिलके अपने आसपास क्या बनाएंगे, ये सब मिलकर, ये भी सब मिलकर अपने आसपास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेंगे। तब हमको बताना है इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस मान लेंगे, है ना, एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस, और गॉस थ्योरम लगाकर उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देंगे। जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज कितना है Q1, ये चार्ज कितना है Q2, ओके। अब यहाँ है ना, अब यहाँ पर हमको गॉस थ्योरम लगा दी हमने, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना था कि ये टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे। हमारे पास गॉस थ्योरम है, हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, वो तो हमको पता ही है, चार्ज है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालेगा, तो हम एक सरफेस मान सकते हैं वहां पे, हमने सरफेस मान लिया ये वाला, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो 1/ε0 टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 Q1 टोटल चार्ज सम हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम अब देखो जो, तो हम जो चार्ज यहाँ ये कंसीडर करेंगे, है ना, सरफेस ऐसा कंसीडर किया हमने कि चार्ज उसके अंदर आ गया, है ना, तो हमने सीधे आंसर लगाकर, थ्योरम लगाकर आंसर बता दिया, ठीक है ना। अब देखो कि अगर हम यहाँ ऐसा मान लेते हैं, ये चार्ज यहाँ है, ये चार्ज यहाँ है ना, वही चार्ज मान लो, मतलब Q1 और Q2, ओके। अब आप सरफेस ऐसा ले लेते कभी ऐसा, तब क्या होता, क्या आप इतनी इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हो उससे? पहले वाले केस में हमने कितनी इजी बताया। अब देखो इसमें क्या होगा, क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना बोल सकते हैं दूसरे वाले केस में, क्या इसमें इतना बोल सकते हैं Q1 + Q2 बोल सकते हैं? नहीं, ये यहाँ नहीं अप्लाई। क्यों? क्योंकि इसका आधा चार्ज यहाँ बाहर जा रहा, सॉरी, इसका आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ये जो चार्ज Q1 है, इसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, तो इसका आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही अंदर आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो फिर ये आधे को फिर हमें अलग से यहाँ माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1, फिर Q2 का, है ना, हाफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वो हाफ है या कितना है वो भी नहीं हमको पता, किधर कितना जा रहा है। तो फिर आसान कौन सा है, ये या ये? इसमें हमको यहाँ पर Q1 का इलेक्ट्रिक, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, तो उसमें से हमको इसका आधा माइनस करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा टफ हो रहा है ना। तो हम सरफेस ही ऐसा ले लो कि सरफेस के अंदर चार्ज आ जाए, सरफेस पर चार्ज ना आए, तो फिर हमारी ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। नहीं तो समझ में आ रहा है क्या बोला हमने? पहले वाले केस में जो चार्ज अंदर था पूरा, तो आपने सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला, है ना, जैसे ये Q1 और Q2 अंदर था, ओके, तो सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना बोल दिया। अब ये सरफेस पे है, सरफेस पे है, तो फिर क्या करना पड़ा हमको, ये वाला गलत है, इसके लिए हमें यहाँ पर किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इसका, ओके।
क्योंकि इसका तो पूरा सरफेस के अंदर है। फिर ये वाले का आधा अंदर है और आधा बाहर है, तो फिर उसमें से हमको इसको आधे को माइनस करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओगे आप E/ds, है ना, वो सब ऐसे। तो फिर ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको कि हम जो भी सरफेस कंसीडर करेंगे ऐसा सरफेस लेंगे कि गॉसियन सरफेस चार्ज के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, वरना हमारी कैलकुलेशन, ये हमारा जो गॉसियन थ्योरम है वो यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए, है ना। और ये जो नेट चार्ज है जो हम बताते हैं बेटे यहाँ पर, ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा गॉसेस थ्योरम में, है ना, ये जो मान लो जो कि हमारे पास एक सरफेस है, इसमें चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे बाहर रखे, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको गॉस थ्योरम से पता चलता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो कौन से चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसमें ये बाहर वाला चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। बाहर वाले चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है 0, अभी हमने समझा यहाँ पे, है ना, सेकेंड केस में कि बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ किसके कारण बनेगा, जो अंदर वाले चार्जेस है ना। मतलब हमको बोल दिया गया तो कि ये इस तरह से एक फिगर दे दिया गया हमको कि लेड inside a spherical, inside a surface, light charge Q1, Q2 lies inside and Q4 and Q5 lies outside. What will be the value of electric flux? तो क्या आप इसको भी काउंट करोगे? नहीं, इसको काउंटिंग में लेना ही नहीं है, इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, हमने देखा है बाहर वाले का। तो यहाँ पर ओके, तो ये जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इज ओनली दैट चार्ज विच लाइज इनसाइड द सरफेस। नेट चार्ज का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पर जो चार्ज सरफेस के अंदर है उससे मतलब है। तो नेट चार्ज अंदर वाला चार्ज होगा। और जैसे यहाँ माइनस होता है ये, तो फिर हम यहाँ माइनस लिखते थे, माइनस करके लिखते, जैसे हमने बोला ये 2 कूलम, ये 3 कूलम और ये -1 कूलम है ना। तो फिर हमारा आंसर क्या आता है यहाँ 1/ε0, 2 कूलम 3 कूलम, ये +2 +3 माइनस ये आ जाता हमारे पास, कितना आ जाता 1/ε0 5 और ये 4 कूलम। ये हमारा आंसर है ना। एलजेब्रिक सम करना है, साइन के साथ जोड़ना है, ओके। तो नेट चार्ज इज ओनली दैट चार्ज विच लाइज, मतलब ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ओके। तो चार्ज जो है वो अंदर वाला चार्ज होगा, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक और पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर 6th वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, मतलब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लिंक्ड विद लिख दिया मैंने, मतलब वही रहेगा एट द सरफेस, है ना, लिंक्ड विद द सरफेस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ या ड्यू टू द चार्ज इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे यहां देखा, अभी हमने एग्जांपल बताया था जो यहां पर ये इसके अंदर चार्ज Q1, Q2 है ना और Q3 है, और यहाँ Q4 और Q5 बाहर है। तो चार्ज तो हमने ले लिए यहाँ पर 1/ε0, ठीक है ना, ठीक है Q1, मतलब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालेंगे वो किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, Q1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q2 का और Q3 सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना।
और जैसे अभी हमने बताया यहाँ 1/ε0 चार्ज सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेंगे, ओके। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, मतलब हमने एक एलिमेंट लिया, मतलब यहाँ पर चलो मेथड मालूम है ना, हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं अब, ओके। हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो एलिमेंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन से चार्ज का होगा, है ना। चार्ज तो समझ में आ गया, इनसाइड वाला। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर कोई एलिमेंट लेने के बाद, जैसे हमको प्रूफ करना है, इसको निकालना है, इसका पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे। उस एलिमेंट के थ्रू पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, है ना। वो डायरेक्शन वो सब देखकर सब ऐसे कॉस थीटा, ये ऐसा है ना, हम निकालेंगे यहाँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम लेंगे वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2 और Q3 का होगा या रिजल्टेंट होगा। तो ध्यान रखिए बेटो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q4, Q5, Q1, Q2 इन सभी का रिजल्टेंट होगा। इन सभी का रिजल्टेंट मान लो, जैसे हमने कहा जो, चलो इसको हम यहाँ बता देते, ये Q4 यहाँ दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसी एक चार्ज का नहीं होगा, या सिर्फ अंदर वाले चार्ज का नहीं होगा। मान लो इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया 1 2 3, इन सभी का रिजल्टेंट कितना आया 1 2 3, तो इसकी डायरेक्शन इधर, और यहाँ मान लो एक चार्ज और रखा है Q4, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इस चार्ज से लिंक, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 2 3 माइनस E4 ऐसे, ये रिजल्टेंट होगा वो, है ना। किसी अंदर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वो सभी का होगा, बाहर वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट होगा, ध्यान रखिए ना। तो जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए आप इसको प्रूफ कर रहे हो जो यहाँ पर, है ना। चलो ये ऐसा आपको कंफ्यूज लग रहा है, ये हमने एक ही चार्ज बता दिया अंदर, अब आपको इसको प्रूफ करना है ना। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इस चार्ज का, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बता दिया, ये एरिया वेक्टर, ओके। अब बाहर ये जो चार्ज रखा है Q2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा कुछ, तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 नहीं ले लेंगे, वहाँ E1 ds cos थीटा ऐसा नहीं लेंगे, वो किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका लिया जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट E1 माइनस E2, अगर अपोजिट में तो माइनस करेंगे ऐसा, ये सही रहेगा ये। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिंक्ड विद द सरफेस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनसाइड और आउटसाइड, ओके, है ना, इनसाइड और आउटसाइड चार्ज के, ठीक है ना। एक पॉइंट और ध्यान रखिए यहाँ पर 7, इफ द सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस मतलब जिससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया जा रहा है, गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिक एंड हैविंग एन पॉइंट, ठीक है ना। मतलब जो गॉसियन सरफेस है जो सिमेट्रिक हो, ये जैसे ऐसे मान लिया, ऐसे समझ लो, एक क्यूब से बता देते हैं, ओके, ये है ना, मतलब चार्ज यहाँ रखा है, ओके, और ये जो सरफेस हमने लिया है गॉसियन सरफेस, ये सिमेट्रिक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो सभी डायरेक्शन में निकलेगा, इधर से इधर से इधर से सब जगह से निकलेगा यहाँ पर, है ना। ये ऐसा इस तरह से इधर से ऐसे सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उससे, ओके। वो डायग्राम में थोड़ा सा वो लग जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बना रहे हम, ठीक है ना। तो अब इस तरह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक है, और
n पार्ट में बटा हुआ है ना, मतलब एक क्यूब के फॉर्म में है, तो एक क्यूब में कितने पार्ट है, मतलब सिमेट्रिक हो। ये एक्स्ट्रा लाइन मुझे मिटा दे रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे, डायग्राम समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। चलो भैया, तो देन हैविंग n पार्ट, देन इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा पहले तो वो लिख देते हैं हम, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइनेट, इसकी वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल है सभी से लिंक, ठीक है ना। और अब हमको एक पार्ट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। मैंने कहा जो एक क्यूब है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन ही दे दिया, मतलब एक क्यूब है, क्यूब के अंदर चार्ज क्यूब है, और मैं बोलता हूँ जो कि इसके एक सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, है ना। पूरे से तो आप बता दोगे, क्लोज सरफेस है, उस पूरे सभी सरफेसेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बोल दोगे इतना है। अब मैंने बोला पूरे से नहीं, एक ही सरफेस से बताना है, इससे कैसे बताओगे, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय वन पार्ट, ओके। तो ये हो जाएगा किसी एक पार्ट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q नेट और फाई नेट अपॉन n, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जितने उसके पार्ट होंगे उससे डिवाइड कर देना है, तो हमको एक पार्ट से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई नेट कितना है 1 अपॉन n Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ठीक है। मतलब अब समझो, ये तो हो गया कि अब क्यूब की बात कर रहे हैं, हमने क्यूब ही ले लिया, तो इस क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, एक पार्ट से लिंक, एक पार्ट। तो क्यूब में कितने पार्ट होते हैं, इससे कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं ना, जो 1 2 3 4 5 और 6 आगे पीछे। तो यहाँ पर क्यूब से एक पार्ट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इतना, है ना। क्यूब के अगर 1 पार्ट से बोले आप, क्यूब के 1 पार्ट से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 1/6 ऐसा, अगर चार्ज अंदर रखा है तो, ओके। चलिए इस तरह का जो केस है हमको, जैसा मान लो एक और बता दिया मैंने, है ना, ये हेमिस्फीयर है, ओके। अब यहाँ देखो चार्ज यहाँ रखा है, अब इस हेमिस्फीयर से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, तो आप यहाँ बना सकते हो। तो चलो इसको देखो, आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये हेमिस्फीयर है हमारे पास, ओके। आप इस हेमिस्फीयर से क्या बना सकते हो, स्फीयर बना सकते हो, तो ये क्लोज सरफेस बन गया। अगर ये क्लोज होता, है ना, क्लोज बनता, तो क्लोज से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास हाफ दिया, सिर्फ हेमिस्फीयर दिया है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा सरफेस को 2 भाग में बांट दी, मतलब ऐसा मान लो हमने ये स्फीयर को 2 भाग में बांट दिया, हेमिस्फीयर है मतलब स्फीयर का आधा भाग है, तो इसका मतलब इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो सिंप्लीफाई करने के, तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया हमारा, हेमिस्फीयर से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका हाफ टाइम्स, ठीक है ना, ये ऐसा। तो ये रहेगा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, मतलब कितने पार्ट है उसमें क्या क्या है ऐसे। तो ये रहेगा मतलब गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्म्स, है ना। और मतलब जब हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ उस न्यूमेरिकल करते टाइम ये सारे पॉइंट्स हमको यूजफुल होते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में ये हमारे लिए कोई खास बात नहीं। बोर्ड एग्जाम में गॉस थ्योरम कैसे पूछा जाता है, स्टेट द गॉस थ्योरम एंड प्रूव द गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है और प्रूव करने के लिए आता है, ये एडिशनल कुछ नहीं आएगा ये। लेकिन हमारे लिए यूजफुल कहाँ, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमारे काम के होते हैं, ओके ना। तो ध्यान रखिएगा, मतलब अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन, है ना, गॉस थ्योरम क्या है, तो इतना बड़ा नहीं लिखना है, जो कहाँ ही खत्म कर देना है, हमको फर्स्ट वाले का प्रूफ करना है बस। सेकंड केस वाला प्रूफ भी नहीं, चार्ज आउटसाइड है वाला प्रूफ भी नहीं आएगा उसमें, सिर्फ पहला वाला जो हमने केस देखा था। ये तो सिर्फ हमारे एक्नॉलेजमेंट के लिए जो कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्या क्या बातें होती है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।